इस कहानी में हमें रोबोट्स की एक फौज दिखाई गई है जिसने इंसानों के खिलाफ जंग लड़ी। ये रोबोट सफाई और उन कामों के लिए बनाए गए थे जिनमें इंसान सुस्त थे। इंसानों ने रोबोट्स पर तवील अरसे तक हुकूमत की, लेकिन फिर रोबोट्स ने खुद सोचना सीख लिया और फिर रोबोट्स का सरबराह मिस्टर पेंट सब रोबोट्स को बताता है कि इंसान हमारा मुस्तकबिल नहीं तय करेंगे, हम खुद अपना मुस्तकबिल तय करेंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। इसके बाद रोबोट्स ने एक खूनी जंग शुरू कर दी और दोनों के दरमियान लड़ाई 2 साल तक जारी रही, लेकिन इंसान लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन रोबोट्स नहीं थकते और इसी वजह से वो जीत रहे थे। इस जंग में हजारों जानें ज़ाय हुई, लेकिन अगले ही लम्हे एक जादुई वाकया हुआ। एक खतरनाक साइंसदान एथेंस ने एक ऐसा आला बनाया जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। अब इंसान अपने दिमाग की मदद से रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते थे। फिर क्या इंसानों ने अपनी एक रोबोट फौज बनाई और उन्हें लड़ने भेज दिया। अब इंसान घर बैठे रोबोट्स से लड़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता रोबोट्स इंसानों के सामने खड़े नहीं हो सकते और वो हारने लगे। मिस्टर पेंट समझ जाता है कि अब हम इंसानों के खिलाफ नहीं जीत सकते। आखिरकार मिस्टर पेंट इंसानों के सामने हथियार डाल देता है। इंसान कहते हैं कि अब से रोबोट्स इंसानों से दूर एक सहरा में रहेंगे। इंसानों ने सहरा में रोबोट्स के लिए एक बहुत बड़ी जेल बनाई और इस जेल में 6000 से ज्यादा रोबोट्स को बंद कर दिया। इस जेल के इर्द गिर्द रोबोट फौज तैनात कर दी गई ताकि कोई रोबोट इस जेल से फरार ना हो सके। इंसानों ने रोबोट्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अगर कोई इंसान रोबोट रखता हुआ पकड़ा गया तो उसे गद्दार कहा जाएगा। जंग खत्म होने के बाद एथन के न्यूरोकास्टर्स का कोई फायदा नहीं रहा। इसकी कंपनी के शेयर गिरने लगे, लेकिन एथन ने हार नहीं मानी। इसने अपने न्यूरोकास्टर्स दोबारा लॉन्च किए, लेकिन इस बार वो सिर्फ घरेलू कामों के लिए थे। अब इस आला की मदद से इंसान एक साथ 2 काम कर सकते थे। इस आला की वजह से इंसान का दिमाग रोबोट के साथ सिंक हो जाता। रोबोट काम करता और इंसान आराम करता। और अगले मंजर में हमें मिशेल दिखाई जाती है जिसने 1 साल पहले एक हादसे में अपने माँ बाप और भाई को खो दिया था। इसका भाई क्रिस्टोफर एक्स भाई ने एक बार कॉलेज में एक टेस्ट दिया। वहाँ इसे पता चला कि वो आइंस्टाइन से भी बड़ा है। वो इससे भी ज्यादा ज़हीन था क्योंकि आइंस्टाइन को ये टेस्ट देने में 3 दिन लगे थे, लेकिन क्रिस्टोफर ने इसे लम्हों में हल कर लिया। मिशेल को अपने भाई पर फख्र था, लेकिन अब उसकी यादें सिर्फ इसे परेशान करती थीं। हुकूमत ने एथन के न्यूरोकास्टर्स को इतना फरोग दिया कि अब हर स्कूल में हर बच्चे को पढ़ने के लिए इसे पहनना पड़ता था, लेकिन मिशेल ऐसी नहीं थी। वो अपनी हकीकी दुनिया में रहती थी, ना कि रोबोटिक दुनिया में। मिशेल के घर में इसके वालिद भी न्यूरोकास्टर पहनकर सोफे पर लेटे रहते और रोबोट से तमाम काम करवाते। एक रात मिशेल अपने घर में सो रही थी कि अचानक कुछ आवाजें आने लगे। वो घबरा कर उठी और बाहर देखने गई। इसने बाहर एक रोबोट देखा और वो डर गई। वो अंदर भागी और अपने वालिद को जगाने की कोशिश की। अब्बा उठो, लेकिन वालिद नहीं उठे। फिर रोबोट ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा भाई क्रिस्टोफर हूँ। ये सुनकर मिशेल को लगा जैसे जमीन इसके पैरों तले से निकल गई हो। इसकी आंखें हैरत से खिली की खिली रह गई। फिर रोबोट ने जमीन से एक तस्वीर उठाई और उस पर उंगली रख कर बताया, ये मैं हूँ। मिशेल आहिस्ता आहिस्ता समझती है कि ये रोबोट वाकई इसका भाई है। फिर वालिद वहाँ आता है और रोबोट को देखकर चीखने लगता है और कहता है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि यहाँ रोबोट है तो वो मुझे जेल में डाल देगी। फिर वालिद पुलिस को फोन करने लगता है। फिर मिशेल इसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। दोनों यहाँ से कार में भाग जाते हैं। फिर मिशेल रोबोट से पूछती है, अगर तुम जिंदा हो तो तुम हो कहाँ? तुम्हारा जिस्म कहाँ है? रोबोट मरकज की तरफ इशारा करता है, लेकिन मिशेल कहती है, मरकज तो हर जगह मौजूद है, ठीक से बताओ तुम हो कहाँ? कोई तो होगा जो जानता हो। फिर रोबोट बताता है कि चश्मे वाला डॉक्टर जानता है कि मेरा जिस्म कहाँ है। फिर मिशेल को एक डॉक्टर याद आता है जिससे वो हादसे के वक्त मिली थी। इसने देखा था कि डॉक्टर ने भी चश्मे पहन रखे थे। इसे अच्छी तरह याद था, लेकिन वो डॉक्टर एक सकलविजन जोन में था। वहाँ जाना सख्ती से मना था और वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर मिशेल को पता चलता है कि एक आदमी है जो एक सकलविजन जोन में जाता है और वहाँ से चीजें चरा कर बेचता है। वो चले जाते हैं और अब वो सिर्फ इस आदमी का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें उनके मंजिल तक ले जा सकता। फिर वो आदमी यहाँ आता है। वो अपने लाकर से कुछ रकम निकालता है और एक रोबोट को बंदूक फरोख्त करता है, लेकिन वो रोबोट इसे धोखा देकर इस पर अपनी बंदूक तान लेता है। फिर ट्रक के अंदर से बिजली निकलती है और रोबोट के निजाम को हिलाकर रख देती है। रोबोट गिर जाता है क्योंकि इस आदमी का भी एक रोबोट दोस्त है जो हर वक्त उसकी मदद करता है। फिर दोनों इस रोबोट को उठा कर ले जाते हैं। फिर मौका देखकर मिशेल और उसका रोबोट ट्रक में दाखिल हो जाते हैं। ये ट्रक बड़ा रास्त एक सकलविजन जोन के करीब बनी एक सुरंग के पास रुकता है। वो आदमी अपने सामान के साथ सुरंग में दाखिल होता है और मिशेल भी इसी डब्बे में छप कर सुरंग के अंदर आ जाती है। ये आदमी और उसका रोबोट बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो एक साथ रहते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं और कभी कभी लड़ते भी हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मिशेल और क्रिस वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर जान को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो मिशेल को देखता है और कहता है, अरे गोरी लड़की, मैंने तुम्हें देख लिया है। मिशेल बाहर आती है और जान को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम अंदर जाकर चोरी करो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस मुझे यहाँ से जाने दो। जान मिशेल को बताता है कि ये पिकनिक की जगह नहीं है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, वहाँ सब तुम्हें मारने के लिए बैठे हैं। दोनों बहस कर रहे थे कि एक अफसर वहाँ आता है और कहता है कि तुम मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, रोबोट रखना गैर कानूनी है, उन्हें मेरे हवाले करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। अफसर रोबोट्स को पकड़ने के लिए उन पर हमला
करता है, लेकिन चारों अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अफसर को शिकस्त दे देते हैं। इसी तरह चारों अंदर आ जाते हैं, लेकिन सुरंग टूट जाती है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर जॉन मिशेल पर चीखने लगता है और रोते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुमने क्या किया है? हम 10 साल भी चलते रहें तो दूसरे चैनल तक नहीं पहुंच सकते। हारमन जॉन से कहता है कि अब बस करो दोस्त, हमें एक ना एक दिन पकड़ा ही जाना था। अब जब पकड़े गए हैं तो इसलिए करें, इसे अंदर आने का रास्ता मालूम था तो बाहर निकलने का भी कोई रास्ता होगा। मंसूबा ये होता है कि जॉन का यहाँ एक और गैराज था जिसमें वो चोरी का सामान रखता था। इसके पास एक बड़ा रोबोट भी था, लेकिन मसला ये था कि रोबोट में सिर्फ एक शख्स के बैठने की गुंजाइश थी। हारमन सबको साथ ले जाना चाहता था, इसलिए इसने सबको एक बंद कंटेनर में बिठा दिया और इसे कंधे पर उठा कर ले जाने लगा। अंदर बैठे हुए दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जॉन बताता है कि मैं फौजी सिपाही था और जंग के दौरान मेरा पैर टूट गया था। मैं मरने ही वाला था कि मेरे दोस्त हारमन ने मुझे बचाया और वहाँ से ले गया। दूसरी तरफ हम एथन को देखते हैं जो अपनी माँ से बात कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि ये इसकी माँ का डिजिटल वर्जन है। एथन अपने साइंसदान से पूछता है कि यह खराबी क्यों आ रही है। साइंसदान कहता है कि क्रिस्टोफर का आधा दिमाग कहीं और है, इसीलिए हम निजाम को सही तरीके से सिंक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये खराबी आ रही है। हमें यहाँ पता चलता है कि एथन का पूरा निजाम और उसकी कंपनी क्रिस्टोफर के दिमाग की वजह से चल रही थी, क्योंकि क्रिस्टोफर आइंस्टाइन का हिस्सा था। एथन फौरन मार्शल से राब्ता करता है और इसे अपना न्यूरोकास्टर पहनने को कहता है। न्यूरोकास्टर पहनने पर मार्शल एक वर्चुअल जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ एथन इसे बताता है कि जो कुछ तुम चाहो मैं भी वही चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसे जिंदा चाहता हूँ। इस काम के लिए तुम्हें जो कुछ भी दरकार हो तुम्हें मिल जाएगा। मार्शल क्रिस को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ ये चारों चश्मे वाले डॉक्टर की तलाश में थे। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ रोबोट्स की एक अलग कॉलोनी थी। उन्हें लगता है कि अभी तक किसी ने यहाँ हमला नहीं किया है। फिर हवा में उड़ता हुआ एक ड्रोन वहाँ से जाता है और जोर से बम से टकराता है। रोबोट्स उन्हें देखकर उन पर हमला करने लगते हैं। तमाम रोबोट्स मिलकर उन पर भारी चीजें बरसाने लगते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत से रोबोट्स हैं। इनमें कुछ अच्छे रोबोट्स भी हैं जो उन पर हमला नहीं करते। यहाँ के लीडर मिस्टर पेंट उनसे कहते हैं कि तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, अब इंसान यहाँ भी हमला करेंगे और हमें मार देंगे। मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ सकता हूँ, फिर तुम यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन वापस मत आना। मिशेल हमें बताती है कि हम एक डॉक्टर की तलाश में हैं। इसने मेरे भाई को अगवा किया है। मिस्टर पेंट हैरत से पूछता है वो बच्चों को क्यों अगवा करेगा। मिशेल कहती है कि मैं अपने भाई के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर मिस्टर पेंट कहता है कि यहाँ एक डॉक्टर था, लेकिन मैंने इसे बहुत पहले निकाल दिया था। जॉन मिशेल से कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहिए। ये सब सुनकर मिशेल की तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। फिर वहाँ एक रोबोट आता है और एक कार्ड देता है और कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर क्रिस्टोफर नाम का कोई आदमी आए तो इसे ये कार्ड दे दो। इसमें इसका पता लिखा हुआ है, लेकिन ये पता एस्केप्स एरिया में था। मिस्टर पेंट उनकी बातचीत सुन लेता है और कहता है कि ये एरिया बहुत खतरनाक है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन मिशेल अपने भाई के बगैर वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार मिस्टर पेंट मिशेल के सामने हार मान लेता है और कहता है कि ठीक है, हम सब मिलकर एस्केप्स एरिया जाएंगे। लेकिन एक और मसला था, मार्शल उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ पहुँच जाते हैं और चीखते हैं गेट खोलो, लेकिन गेट पर कोई नहीं होता। फिर वहाँ जोरदार मौसीकी बजने लगती है और तमाम रोबोट्स आवाज से डर कर भाग जाते हैं। फिर तमाम लोग जोर से गिर जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर बंदूक लेकर उनका इस्तकबाल करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। फिर क्रिस बताता है कि मैं क्रिस्टोफर हूँ। कार्ड देखकर डॉक्टर समझ जाता है। मिशेल डॉक्टर पर बहुत गुस्सा होती है और इससे पूछती है कि तुमने मेरे भाई को कहाँ छुपा रखा है, जल्दी बताओ। लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बताता है। जॉन डॉक्टर के मुंह पर तमाचा मारता है और डॉक्टर फौरन सब कुछ बताने लगता है। डॉक्टर कहता है कि हमारे लोग मर रहे थे। एथन ने न्यूरोकास्टर बनाया, लेकिन इसे ऐसी बड़ी फौज बनाने के लिए कंप्यूटर पावर की जरूरत थी। इतना बड़ा और पेचीदा निजाम इंसानों ने आज तक नहीं बनाया था और न ही अगले 100 साल में बना पाते, जब तक तमाम रोबोट्स इंसानों को तबाह नहीं कर देते। फिर हमें तुम्हारे भाई के बाद वो हादसे के बाद कोमा में चला गया था। मैंने इसके दिमाग का टेस्ट किया, जो हमें मिला वो एक नेमत की तरह था। इसके दिमाग में लामहदूद कंप्यूटेशनल पावर थी। एथन ने क्रिस के दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करने का सोचा ताकि न्यूरोकास्टर रोबोट्स और दीगर चीजें आसानी से चल सके। तुम्हारे भाई की बदौलत हम जंग जीत गए, लेकिन रोबोट्स के हारने और अमन मुआहदे के बावजूद एथन ने रुकना नहीं चाहा। इसने सब कुछ वैसे ही चलाया जैसे पहले था। लेकिन एक दिन क्रिस को होश आ गया। मैंने एथन को समझाने की कोशिश की कि हमें इस बच्चे को वापस जाने देना चाहिए, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। जब मैंने इसकी मुखालफत की तो एथन ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकला, लेकिन भागने से पहले मैंने क्रिस और बाहर की दुनिया के दरमियान एक कनेक्शन बना दिया। इसी की वजह से क्रिस आज तुमसे बात कर पा रहा है। फिर मार्शल वहाँ आता है और उन पर हमला करता है। सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मार्शल मिस्टर पेंट को पकड़ लेता है और उसका सर तोड़ देता है। डॉक्टर बंदूक लेकर मार्शल के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्शल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी इंसान को नहीं मारता। फिर एथन गोली चलाकर डॉक्टर को मार देता है। मार्शल को किसी इंसान को अपने फायदे के लिए मारना पसंद नहीं है। एथन कहता है कि जो भी कवानीन तोड़ेगा इस पर हमला किया जाएगा, चाहे वो रोबोट हो या इंसान। फिर वो क्रिस को पकड़ कर ले जाते हैं। एथन फौरन क्रिस को लेटा देता है और उसके दिमाग को जोड़ देता है और न्यूरोकास्टर में आने वाली तमाम खराबियां फौरन ठीक हो जाती है। मार्शल एथन से कहता है कि आज तुमने जो किया वो बहुत गलत था। एथन जवाब देता है कि मेरी वजह से बहुत सी जानें बची हैं और तुम्हें भी मेरी वजह से बड़े इनामात मिले हैं, इसलिए ज्यादा बातें मत करो। यहाँ मिस्टर पेन कहता है कि हम पहले ही
हार चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मीशेल इसे समझाती है और उसकी हौसला अफजाई करती है और अपनी फौज फिर वो बड़ा रास्त एथन के हेड क्वार्टर पर हमला कर देते हैं। मीशेल की फौज बहुत ताकतवर है और वो एथन की फौज का सफाया कर रही है। फिर एथन अपने सिपाहियों को उन्हें रोकने के लिए भेजता है। कुछ रोबोट्स हारमन के रोबोट से चिपक गए और फट गए, जिसकी वजह से इसका रोबोट बहुत खराब हो गया और वो टूट कर गिर गया। यहाँ एथन भी मैदान में उतरता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। मीशेल न्यूरोकास्टर पहनती है और बड़ा रास्त अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ वो और उसका भाई मजे कर रहे थे। मीशेल करिस से कहती है कि चिल्लू यहाँ से चलते हैं, लेकिन करिस जवाब देता है कि मैं नहीं जा सकता। ये मरकज मुझे जिंदा रख रहा है और अगले 100 साल तक जिंदा रखेगा। मैंने पिछले 2 सालों में होने वाली हर चीज देखी है। मेरी वजह से हजारों जानें ज़ाय हुई है। अब मेरा मरना ही बेहतर है। अगर मैं जिंदा रहा तो और भी जानें ज़ाय होंगी, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। यहाँ हारमन भी मर जाता है। जान इसे देखकर रोने लगता है और कहता है, दोस्त तुम क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। फिर मीशेल अपने भाई को अलविदा कहती है और अपना न्यूरोकास्टर उतार देती है और अपने भाई का लाइफ सपोर्ट बंद कर देती है। इससे अचानक दुनिया भर के तमाम रोबोट्स बंद हो जाते हैं। मीशेल जंग जीत जाती है, लेकिन इसका भाई नहीं बच पाता और कहानी यहाँ खत्म होती है।